हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेस पे। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस बेहतरीन सी क्लास में। थोड़ी सी विलंब हुई है, इसके लिए आप लोगों से माफी चाहूंगा। थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गई थी, इस वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। ठीक है, तो आइए जुड़िए आप सभी लोग। आज के क्लास में बहुत मजा आने वाला है। इस क्लास में हम लोग तिलचट्टा के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी तिलचट्टा के बारे में पढ़े थे आप लोग, लेकिन पूरा जो है समाप्त नहीं हुआ था, यानी कि उसके बाहे यानी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़े थे, लेकिन एनाटॉमी उसका बाकी रह गया था। तो आइए जुड़िए और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। गुड इवनिंग सारे बच्चों का इस क्लास में गुड इवनिंग है। और हाँ जी, चलिए आइए जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे सभी लोगों का। जल्दी से, थोड़ी सी विलंब हुई है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। चलिए ठीक है जी, स्टार्ट कर ले आज के क्लास को। हम लोग, आप सभी लोगों को पता होगा, कुछ बच्चे नए भी होंगे, कुछ बच्चे इस क्लास में नए भी होंगे कुछ बच्चे। उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा चैप्टर नंबर कितना चल रहा है, 7 चल रहा है, जंतुओं में संरचनात्मक संगठन। और इसमें हम लोग कॉकरोच यानी तिलचट्टा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर? बोलिए जी हाँ, क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छा, स्टार्ट कर लें। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग रिवीजन भी करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ रहे हैं और पीछे वाला एक एक भूल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसका बार बार रिवीजन होना चाहिए, बार बार रिवीजन होना जरूरी है। रिवीजन नहीं कीजिएगा, 2-4 दिन बाद आप उसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। इस वजह से आप रिवीजन भी करते रहिएगा। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लें। चलिए सबसे पहले जो है आज का फैक्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक फैक्ट है आपके सामने, फैक्ट ऑफ द डे। ठीक है, आप यहां पे ध्यान देंगे। फैक्ट ऑफ द डे में क्या है, फैक्ट ऑफ द डे। इस सांप को देख रहे होंगे, ये सांप को देख रहे होंगे। इस सांप से जुड़ी हुई ये कुछ फैक्ट है। फैक्ट क्या है, अफ्रीका में पाए जाने वाला ब्लैक मांबा द्वारा काटे गए लोगों में से 99% यानी 99% लोगों की मौत हो जाती है। बिल्कुल 99% लोगों की मौत हो जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह स्नेक यानी सांप कितना घातक है, या ये जो है स्नेक है कितना घातक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज का ये फैक्ट है। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर आपका पीछा सांप करता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आप झीक झैक स्थिति में यानी टेढ़े मेढ़े जो है आपको भागना है, वह बहुत देर के बाद आपको पीछा करेगा। लेकिन अगर सीधी रेखा में अगर भागते हैं तो तुरंत आपका पीछा कर लेगा। आज का यह फैक्ट रहा। चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। चलिए हाँ, क्लास की करते हैं स्टार्टिंग। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, जहां जहां जिस ग्रुप में जुड़े हैं एक बार शेयर होना चाहिए। एक बार दबा करके लाइक और शेयर हो जाए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल दबा करके लाइक और शेयर कीजिए। उसके बाद क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। चलिए और दूसरी बात आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग रिवीजन करते रहिए। ये चैप्टर जो है अब जल्द ही समाप्त हो जाएगी, जल्द ही समाप्त होगी। जैसे समाप्त होगी तुरंत हम इसका फुल ऑब्जेक्टिव लेकर के आपके सामने आ जाएंगे। क्लियर? गुड इवनिंग, राधे राधे सभी लोगों को। आइए आगे हम बात करेंगे परिवर्तन बैच। 11th साइंस के लिए ये परिवर्तन बैच है, सेशन 2023-24। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, इस क्लास की, इस बैच की खासियत क्या है, तो आप देखेंगे लाइव क्लास इसमें मिलेगा, वीडियो क्लास मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट और वीकली टेस्ट आपको मिलने वाला इस क्लास में। और इसका प्राइस है 1999, जो कि ऑफर में मात्र 1200 में आपको मिल रहा है। तो कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके और बैच में एनरोल हो सकते हैं। चलिए क्लास के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कॉकरोच की बात करेंगे। कल ही बात किए थे कॉकरोच। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछूं कि ये कॉकरोच यानी तिलचट्टा एक लिंगी है कि द्विलिंगी, सबसे पहली तो बात ये हो गई कि इसमें नर और मादा दोनों एक ही शरीर में पाया जाता है या अलग अलग शरीर में पाया जाता है। ठीक है, हाँ ये बात आपको बताना है। क्लियर? चलिए तो आप बताएंगे, तब तक हम इसका निपटारा कर देते हैं। ठीक है, हम तब तक क्या करते हैं,
इसका निपटारा कर देते हैं कॉकरोच का। लीजिए, ये है कॉकरोच। अब यहां बात ये आती है कि ये एक लिंगी है या द्विलिंगी, वो तो बाद की बात है। पहले बात हम किसकी करेंगे? पहले बात करेंगे परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। क्लियर? हाँ, परिसंचरण तंत्र की हम बात करेंगे। अब परिसंचरण तंत्र होता क्या है? परिसंचरण तंत्र का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में, या अगर कॉकरोच की बात करें तो इसके भी शरीर में कुछ ऐसे पाचक कहते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं जो शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को आवश्यकता है, लेकिन प्रत्येक कोशिका में उसका निर्माण नहीं होता है। लेकिन आवश्यकता सबको है, आवश्यकता सबको है, लेकिन निर्माण सब नहीं करती है। तो वैसे पोषक पदार्थ क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बढ़ते हैं, सभी में बढ़ते हैं, और वह एक जगह से, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में कैसे पहुंचते हैं? परिसंचरण के द्वारा पहुंचते हैं। और परिसंचरण में हृदय आएगा, रक्तवाहिनी, और क्या आएगा? चलिए, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। तो ये परिसंचरण तंत्र की हम बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले ये बात हो गई। हाँ, अभी तक आप लोग बताए नहीं कि एक लिंगी है या द्विलिंगी। हाँ, अभी तक आप नहीं बताए कि ये एक लिंगी है या द्विलिंगी। अब बात करेंगे। अच्छा गुरुजी, अब नोट्स कब दीजिएगा? बहुत जल्दी नोट्स मिल जाएगा। बहुत जल्दी नोट्स मिल जाएगा। एक आपको नोट्स में थोड़ी सी देर होने का एक कारण है। कारण ये है कि जो भी आपके, जैसे 5 चैप्टर का आपको नोट्स नहीं मिला होगा, तो कारण ये है कि जो टाइप्स हुआ था, नोट्स जो टाइप्स हुआ था, वो एक, वो क्या कहते हैं उसको, ड्राइव में टाइप्स हुआ था, वो क्रेश कर गया। इस वजह से आपको नोट्स जो है जल्दी से नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा, है ना। फिर से काम शुरू हो चुकी है और लगातार। हाँ बिल्कुल, एक लिंगी है गुरुजी, बिल्कुल। एक लिंगी है, एक लिंगी है, ठीक है। एक लिंगी प्राणी है, यानी कि नर और मादा दोनों अलग अलग पाया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि कॉकरोच में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो आप कहिएगा कॉकरोच में खुला प्रकार का, कैसा? खुला प्रकार का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। किसमें? तो आप कहिएगा कॉकरोच में खुला यानी ओपन। लेकिन अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में कौन सा? बोलिएगा बंद यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो यहां लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले कि कॉकरोच में खुले प्रकार का, कैसे? खुले प्रकार का, इसको मिटा के लिखते हैं आपसे। हाँ, कॉकरोच में खुले प्रकार का, कैसा? ओपन बोलिएगा, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तंत्र पाया जाता है। पहली बात तो यह हो गया कि कॉकरोच में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आप बताएंगे खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन टेस्ट कब चालू होगा गुरुजी? बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, निशांत कुमार, परेशान नहीं होइए, बिल्कुल। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और इसमें जो रक्त वाहिनियां होती है वह सीधे कहां खुलती है? हीमोसील में खुलती है। कहां? याद रखिएगा इस पॉइंट को, हीमोसील में खुलती है। यहां लिखेंगे कि इसमें रक्त वाहिनियां कहां खुलती है? सीधे हीमोसील में, खुलती है, सीधे हीमोसील में खुलती है, हीमोसील में खुलती है। हीमोसील में खुलने के कारण इस हीमोसील में खुलती है। इस वजह से ही इसका रक्त कैसा होता है? रंगहीन होता है। कैसा? रंगहीन होता है। आप कहिएगा कि इसके शरीर में रक्त नहीं होता, पानी की तरह लगता है। बिल्कुल, जब आप केंचुआ को देखे होंगे तो केंचुआ, कुछ बच्चे ये कहते हैं हरा होता है, बिल्कुल हरा नहीं होता है। कैसा? रंगहीन होता है। सर मेरा नाम लीजिए, निशांत कुमार नहीं है, निशांत सर का चेला है। ओहो, निशांत सर का चेला आदित्य तिवारी। अच्छा, ओहो, ठीक है, निशांत सर का चेला आदित्य तिवारी, बिल्कुल। हीमोसील में खुलती है, ये बात आप समझ गए? हाँ बोलिए।
इतना क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं, जैसे मेढक में आप चलिएगा तो वहां पे बिल्कुल बिल्कुल अलग कर देंगे, हाँ अलग कर देंगे इस परिसंचरण तंत्र को, फिर आगे हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये हो गया क्या चीज, ये हो गया रक्त या परिसंचरण तंत्र, सीधे लिखेंगे हम लोग परिसंचरण परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में ये भाग लेती है एक अग्र महाधमनी, उसके बाद पक्षाकार पेशी और हृदय कोश, ये मिलकर के परिसंचरण तंत्र का काम करती है। हाँ, एक बच्चे कह रहे हैं सर मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, एमडी नसीम कह रहे केंचुआ और कॉकरोच एक ही है? नहीं जी, केंचुआ और कॉकरोच में अंतर है। केंचुआ मतलब क्या होता है ना, और कॉकरोच का मतलब होता है तिल चट्टा, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए तिल चट्टा में श्वसन की बात करेंगे, किसकी? श्वसन यानी सांस कैसे लेता है, सांस कैसे लेता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करें कि मनुष्य सांस कैसे लेता है, मनुष्य में सांस लेने के लिए क्या पाया जाता है, तो आप कहिएगा फेफड़ा पाया जाता है। बिल्कुल, फेफड़ा के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। लेकिन आगे पढ़ना फ्रॉग, राना टिग्रिना, मेढक को पढ़ना है। मेढक में जाइएगा तो आपको मिलेगा कि वो मेढक कहां कहां से करेगा श्वसन? फेफड़ा के द्वारा भी करेगा, त्वचा के द्वारा भी करेगा, और मुख ग्रसनी के द्वारा भी श्वसन करता है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य फेफड़ा के द्वारा करता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि तिलचट्टा श्वसन कैसे करता है, बताइए। तिलचट्टा में श्वसन की क्रिया कैसे होती है, आप लोग बताएंगे एक बार जल्दी से, फास्ट। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ चारा होता है, चलिए ठीक है। चलिए, न्यू स्टूडेंट जितने भी हैं उन सभी लोगों का इस क्लास में स्वागत है। हाँ, परेशान नहीं होइएगा, मजा आएगा, क्लास से जुड़िए। आप क्लास से जुड़िए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। और आपको लगेगा, जब एग्जाम में बैठिएगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं एकदम बेस्ट है। चलिए बताइए पहले आप लोग किसके द्वारा होता है। बिल्कुल, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बताऊं कि तिलचट्टा की अगर बात करें तो तिलचट्टा में श्वसन की क्रिया श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा होती है। किसके द्वारा? बिल्कुल, श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा होती है। अगर हम बात करें कि श्वास नली या ट्रेकिया है क्या, श्वास नली या ट्रेकिया क्या है, तो आप कहिएगा एक श्वास नली या ट्रेकिया एक हवा भरी नलिका होती है। ये मान के चलिए कि एक नली है और इस नली में हवा भरा हुआ है, हवा भरी नलिका है। इसका एक जो छोर है सीधे ऊतक के संपर्क में, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सीधे ये कोशिका के संपर्क में जुड़ी होती है, और दूसरा इसका जो सिरा होता है वह शरीर के सतह पर, शरीर के ऊपरी सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्र के द्वारा खुलता है। ठीक है, तो अब बाहरी वातावरण से डायरेक्ट जो श्वास होगा वह कहां पहुंचेगा? सीधे ऊतक के पास पहुंच जाएगा, सीधे ऊतक के पास पहुंच जाएगा। तो आपसे अगर यह पूछ लिया जाए तो सीधे आप बताएंगे कि तिलचट्टा में श्वसन की क्रिया कैसे होती है, तो आप बताएंगे कि तिलचट्टा में या कॉकरोच में, कॉकरोच में, कॉकरोच या तिलचट्टा, या तिलचट्टा में, तिलचट्टा में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा? की क्रिया श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा होती है, के द्वारा होती है। श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा होती है। बिल्कुल, किसके द्वारा होती है? श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा होती है। चलिए, इतना क्लियर हुआ। श्वास नली या ट्रेकिया क्या होता है? श्वास नली या ट्रेकिया क्या होता है? अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह श्वास नली या ट्रेकिया होता क्या है, ट्रेकिया होता क्या है, तो आप बताएंगे कि ट्रेकिया हवा भरी, है ना, ट्रेकिया एक हवा भरी सीधी नलिका होती है। कैसी? सीधी नलिका होती है। बिल्कुल, हाँ बोलिएगा। श्वास नली या ट्रेकिया एक सीधी
सीधी हवा भरी, कैसी? हवा भरी, हवा भरी नलिका होती है, हवा भरी नलिका होती है, ठीक है। हवा भरी नलिका होती है जो एक तरफ सीधे ऊतकों के संपर्क में, सीधे ऊतकों के संपर्क में, सीधे ऊतकों के संपर्क में तथा दूसरी ओर ध्यान समझिएगा, दूसरी ओर शरीर की बाह्य सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्र द्वारा खुलती है, छिद्र द्वारा खुलती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर? बोलिए जल्दी से, सारे लोग बोले यस सर समझ में आ गया। बोलिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि श्वास नली या ट्रेकिया क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे यह पूछ ले कि श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा श्वसन की क्रिया किसमें होती है, हाँ ये आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल अर्चना कुमारी, सीधी हवा भरी नलिका होती है। हाँ चलिए, ऐसे कैसे होता है जी, ऐसे कैसे होता है, क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको, ये बताइए। हाँ चलिए, हाँ बातें आप लोग नहीं कीजिए, बातें आपस में आप लोग नहीं कीजिए, नहीं तो फिर आगे जो है आपका एग्जाम है, ठीक है। आगे जब आपका एग्जाम है तब आप कहिएगा गुरुजी ये क्या हो गया, फिर आप कहिएगा समझ में नहीं आया। यस सर समझ में आ गया, बोलिए। हाँ समझ में आ गया तो यस सर बोलिए जल्दी से, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। चलिए चलिए आगे बढ़ जाए। क्लियर? यस सर गुरु, यस सर समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। लीजिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहां आ गए? तो हम आ गए सीधे कॉकरोच में तंत्रिका। एक जो है आप लोगों का छूटा होगा, देख लेते हैं कहां है, हो सकता है, हाँ देख लेते हैं, 1 मिनट। एक जो है ना, एक आप लोग हेडिंग यहां बना लीजिएगा, बना देते हैं, रुक जाइए ठीक है। तंत्रिका, आप तंत्रिका को बाद में पढ़िएगा। एक यहां पे हेडिंग बनेगा कॉकरोच में उत्सर्जन, क्या पढ़ेंगे? कॉकरोच में, कॉकरोच में उत्सर्जन, हाँ कॉकरोच में उत्सर्जन। कहने का मतलब यह हुआ कि जो कॉकरोच है वह कुछ ना कुछ उसके शरीर में भी उपापचयी क्रिया होगी, होगी कि नहीं जी? एकदम होगी, उपापचयी क्रिया होगी। और उस उपापचयी क्रिया के कारण कुछ ऐसे भी पदार्थ बनेंगे जो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि नहीं? जो उसके लिए आवश्यक नहीं है, मतलब उसको उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। आप कहिएगा क्यों नहीं होगा? जैसे हमारे शरीर में, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे शरीर में भी उपापचयी क्रिया होती है। जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो खाने के बाद उसका पाचन होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पाचन होने के बाद कुछ ऐसे अपशिष्ट बनते हैं जिनका हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है। उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, तो उसको किसके द्वारा निकालते हैं? अगर मैं आप लोगों से मनुष्य की बात करूं, जैसे इसलिए मनुष्य रिलेट करता हूं कि आप लोग मनुष्य के बारे में पढ़े होंगे, है ना? पिछले क्लास में अगर देखा जाए तो 8 क्लास से ही आप मनुष्य के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते जरूर हैं, है कि नहीं? और आपके शरीर में है तो आपको जरूर पता होगा कि मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। ये बात आप लोग जानते हैं। तो अब बात ये आती है कि कॉकरोच में भी उत्सर्जी अंग होता है, बिल्कुल होता है जी। कॉकरोच भी अपशिष्ट पदार्थों को, यानी बेकार पदार्थों को, हाँ बार बार एक बच्चे पूछ रहे हैं कि कॉकरोच का रंग कैसा होता है? अजीब हाल है ठीक है, फिर भी रंग की बात हम लोग कर लेंगे। इसमें क्या है? हाँ इसमें क्या है, हाँ हल्के लाल भूरे रंग का होता है, काला भी होता है, ऐसे देखे भी होंगे आप लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि ये उत्सर्जी अंग कौन सा है, ठीक है। हाँ कॉकरोच का उत्सर्जी अंग कौन सा है? चलिए मनुष्य का तो आप लोग बता दिए कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग
वृक्क है जिसको किडनी बोला जाता है। बिल्कुल। चलिए ठीक है। हाँ जी, जितने भी नए स्टूडेंट इस क्लास में जुड़ रहे हैं सभी लोगों का स्वागत है। मैं बार बार बताना चाहूंगा, बार बार ये बता रहा हूं कि आप लोग जो है, हाँ ठीक है, आप लोग क्लास से जुड़िए और आपको निश्चित ही फायदा होगा। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, किडनी होगा किडनी होगा। लेकिन अगर पूछ ले कि कोकरोच का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, कोकरोच का उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा आप लोग कि कोकरोच का उत्सर्जी अंग मेलपिगियन नलिका है। नाम पहली बार सुने होंगे आप लोग, बोलिए कोकरोच। हाँ, कोकरोच का उत्सर्जी अंग मेलपिगियन। कौन सा, आप बोलिएगा मेलपिगियन कौन सा जी, अंग मेलपिगियन बन गया। अगर ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली आता है कि कोकरोच का यानी तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो मेलपिगियन नलिका। क्या है, मेलपिगियन नलिका। अब बात ये आती है कि ये मेलपिगियन नलिका, थोड़ा सा और बढ़ते हैं, मेरा तो यहां पे ऑब्जेक्टिव यहां पे क्लियर हो गया। यानी अगर ऑब्जेक्टिव उत्सर्जन तंत्र से पूछता है, उत्सर्जन अंग से पूछता है, तो ये तो क्लियर हो गया। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं कि ये होता कहां है, तो ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा ये कहां पे होता है, तो मध्यांत्र के दूरस्थ सिरे पर। कहा, मध्यांत्र, कल बताए थे मध्यांत्र वाला के बारे में। ठीक है, तो कहिएगा ये 6 समूह में, कितने, 6, यानी हाँ छक्का मार देना है, 6 समूह में, समूह लिखिए, 6 समूहों में मध्यांत्र, 6 समूहों में मध्यांत्र, कहां पे, मध्यांत्र के दूरस्थ भाग में। कहा, मध्यांत्र के दूरस्थ भाग में पाए जाते हैं। कहां, भाग में पाए जाते हैं। क्लियर हुआ, पाए जाते हैं। बस इतना ज्यादा आपको डीप जाकर के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ, इतना जाकर के डीप आपसे नहीं पूछेगा कि 6 समूहों में ये कहां पाया जाता है। बस डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि कोकरोच का उत्सर्जी अंग कौन सा है। ठीक है। हाँ, कोकरोच का उत्सर्जी अंग कौन सा है। ठीक है। हाँ, दूरस्थ भाग में पाए जाते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ, बढ़ जाए आगे। हाँ चलिए ठीक है, तो बढ़ जाते हैं आगे हाँ चलिए, यहीं पे अगर मनुष्य का पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा आप लोग, एकदम बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, कोकरोच में तंत्रिका तंत्र की हम बात करने वाले हैं। चलिए, तंत्रिका तंत्र के बारे में आप भी बताइए थोड़ा सा हमको। हाँ, आप भी हमको बताइए ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है। सबसे पहले हम कोकरोच की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मनुष्य की। किसकी, मनुष्य की हम बातें करेंगे कि मनुष्य में तंत्रिका कोशिका, किसकी, तंत्रिका कोशिका। और आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है। कौन है, तंत्रिका कोशिका है। ठीक है। हाँ, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है। बिल्कुल। चलिए ठीक है चलिए, सबका हम कमेंट देखते हैं, परेशान नहीं हुई। ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपका कहना है कि सर ये हमें तंत्र क्या करता है, सूचनाएं प्रदान कराता है। बिल्कुल, तंत्रिका कोशिकाओं से बने हुए तंत्र को हम क्या कहेंगे, तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। तंत्रिका तंत्र में आप जानते हैं, अगर मनुष्य की बात कर ले तो स्पाइनल कॉर्ड आती है, मस्तिष्क आता है और मेरुरज्जु आता है। क्या आता है, मेरुरज्जु आता है। अब यहां पे बात यह करना है कि क्या इसी प्रकार से कोकरोच में पाया जाता है, कोकरोच में भी ठीक इसी प्रकार से पाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कल याद कीजिए, कल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कारण से तिलचट्टा का सिर कट जाता है या टूट जाता है, उसके बाद भी वह लगभग 1 सप्ताह तक जीवित रहता है। इसका कारण मैंने आपको बताया था। कारण नंबर 1 ये बताया था कि उसके मस्तिष्क में तंत्रिका का बहुत कम भाग पाया जाता है। लेकिन अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का अधिकांश भाग कहां, यहां
ही पाया जाता है, मस्तिष्क में ही पाया जाता है। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे शरीर का अधिकांश यानी हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका का या तंत्रिका तंत्र का अधिकांश भाग कहाँ, मस्तिष्क में, और इसका ठीक विपरीत होता है कहाँ, कोकरोच में। क्लियर? वो तो अलग बात है, वो तो अलग बात है। आप जो बता रहे हैं कि ये हमें सूचनाएं प्रदान करता है और ये हमें क्या करता है, बाहरी जो है जो भी सूचनाएं हो रही है या बाहरी जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही है उन सबका आभास कराने का काम करता है। क्लियर? हाँ, कोशिका क्या होती है सर? हाँ, एक व्यक्ति पूछ रहा है कोशिका क्या होती है सर। आप जाइए और जा करके 10th क्लास में एडमिशन ले लीजिए। 10th क्लास में भी नहीं होगा, 10th क्लास में भी नहीं होगा। आप सीधे जा करके, है ना ऐसे हाँ हाँ, बहुत कम होने के कारण वह जिंदा रहता है। बिल्कुल, ये तो बात सही है। ठीक है, चलिए इसमें लिखेंगे 2-3 पॉइंट। आप 2-3 पॉइंट आप सबसे पहले लिखेंगे। पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि कोकरोच में तंत्रिका तंत्र एक श्रेणीबद्ध तथा, कैसी? एक श्रेणीबद्ध तथा, हाँ लिखिएगा, इसमें तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र श्रेणीबद्ध, श्रेणीबद्ध तथा खंडीय रूप में। कैसा? श्रेणीबद्ध तथा, आपस में बात नहीं कीजिए, खंडीय रूप में, खंडीय रूप में व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित होता है। हाँ, व्यवस्थित होता है। ठीक है, पहली बात ये हो गई कि कैसे व्यवस्थित होता है, तो खंडीय रूप में व्यवस्थित होता है, एक श्रेणी क्रम में व्यवस्थित होता है। कैसा? श्रेणी क्रम में व्यवस्थित होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें 3 गुच्छिकाएं होती है। कितनी? 3 गुच्छिकाएं होती है। बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, परेशान मत होइए। आप दूसरी बात इसमें लिखेंगे, सारा चीज समझ में आ जाएगा चित्र में, परेशान नहीं होइएगा। कहिएगा इसमें 3 गुच्छिकाएं होती है। कितनी? 3 गुच्छिकाएं होती है। कहिएगा ये क्या है? आप पूछेंगे कि ये क्या है, बिल्कुल बताने का हम प्रयास करेंगे और जल्दी से समझ में जाइएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। 3 गुच्छिकाएं होती है, 3 गुच्छिकाएं होती है, नहीं 1 मिनट रुकिएगा। इसमें 3 गुच्छिकाएं वक्ष में, अभी एक पॉइंट छूट गया, 6 गुच्छिकाएं आपको देखने को मिलेगा। इसमें से लिख देते हैं, इसमें 6 गुच्छिकाएं होती है, जिसमें 3 वक्ष है। याद कीजिए, आपको बताया तो वक्ष क्या होता है, कोकरोच का मध्य वाला भाग जो है उसको क्या कहते हैं, वक्ष कहा जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ उसको क्या कहते हैं, वक्ष कहा जाता है। 3 वक्ष है। बाकी कहां पे पाई जाएगी, तो कहिएगा बाकी जो है कहां पे रहती है, उदर में स्थित होती है। कहां पे? बाकी उदर में। कहां पे? उदर में स्थित होती है। क्लियर? बाकी कहां स्थित होती है, उदर में स्थित होती है। अभी आप तस्वीर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए क्लियर। तो ये पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें तंत्रिका तंत्र श्रेणीबद्ध तथा खंडीय, यानी कि एक श्रृंखला में होगी और अलग अलग होगी। कैसी होगी? अलग अलग होगी, अलग अलग व्यवस्थित होती है। इसमें 6 गुहिकाएं ये क्या होती है, जिसमें से 3 जो होती है वह कहां, वक्ष में, और बाकी कहां पे पाई जाती है, तो बाकी जो होती है वह उदर में पाई जाती है।
ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। अब बात यहां ये करते हैं, अब कहिएगा गुरुजी ये सब कुछ ठीक है लेकिन कहीं भी मस्तिष्क का चर्चा नहीं किए, कहीं भी मस्तिष्क का चर्चा नहीं किए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क की भी थोड़ी सी बात हम लोग कर ही लेते हैं, उसके बाद सीधे तस्वीर पे आते हैं। ठीक है, तो कहिएगा इसमें अधिग्रासिका एक भाग है जिसका नाम है अधिग्रासिका, लिखेंगे इसमें अधिग्रासिका। कौन? अधिग्रासिका। इसको आपको ध्यान रखना है, किसको? अधिग्रासिका को। याद होना चाहिए आपको, सीधे क्वेश्चन पूछेगा अधिग्रासिका या तिलचट्टा में मस्तिष्क का कंट्रोल कौन करता है? किसका? मस्तिष्क का कंट्रोलिंग या मस्तिष्क को कौन निरूपित करता है? तो आप बोलिएगा अधिग्रासिका मस्तिष्क को निरूपित करता है यानी इंडिकेट करता है। क्लियर? तो इसमें अधिग्रासिका किसको? अधिग्रासिका गुच्छिका मस्तिष्क को निरूपित करता है, करता है। ठीक है, हाँ ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ ये वाला पॉइंट आपको नहीं भूलना है। चलिए समझ गए? हाँ इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, लीजिए। चलिए ये वाला पॉइंट आपको अधिग्रासिका को ध्यान में रखना है। कौन निरूपित करेगा? मस्तिष्क को निरूपित कौन करता है? अधिग्रासिका निरूपित करता है। गुरुजी फास्ट चलिए। हाँ प्लीज गुरुजी, ठीक है ठीक है, फास्ट चलते हैं। लीजिए आगे बात करते हैं। यहां देखिएगा ये हो गया ब्रेन। अभी आपको बताए थे कि ब्रेन इसको कौन निरूपित करता है, बताइए। हमने आपको बताया कि मस्तिष्क को यानी ब्रेन को कौन निरूपित करता है, तो आप कहेंगे अधिग्रासिका। कौन? अधिग्रासिका ब्रेन को निरूपित करती है। अगर बात करें तो यहां पे ये दो जो है ये हो गया वक्ष में, और उसके बाद आप देखिए एक यहां 2 3 4 5 और एक 6 यहां पे आपको मिलेगा। कहां? तो आप कहिएगा ये उदर में देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये हो गया तंत्रिका तंत्र। ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यहां क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। क्या आप क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कॉकरोच का सर यानी सिर, कॉकरोच का सर यानी सिर, सर मत समझ लीजिएगा। कॉकरोच का सर कटने के बाद भी वह 1 सप्ताह तक जीवित रह पाता है। बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या आप जानते हैं? यस या नो जल्दी से बताइए। अगर आप यस बोलिएगा तो हम इसका आंसर नहीं लिखेंगे, अगर यस नहीं बोलिएगा तो हमको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो आप लोग बताइए क्या आपको ये पता है? अगर आपको पता है तो हम इसका आंसर नहीं लिखेंगे और ये रह जाएगा होमवर्क में, ये रह जाएगा HW, है ना, HW रह जाएगा और इस HW को आपको घर से बनाना है। बिल्कुल, हाँ आपको इसको घर से बनाना है, बन जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया हाँ कल हमने इस पे चर्चा किया था कि ये जो है जल्दी नहीं मरता है, सिर कटने के बाद भी यह आसानी से जीवित रहता है। ठीक है, हाँ 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 आ गए ना जी, हाँ हमको पता था ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ कुछ बच्चे पूछ रहे हैं गुच्छिकाएं क्या होती है। अब अंग्रेजी में लिख दें तो समझ में आ जाएगा। हाँ गेंजिला, गुच्छा जब बन जाएगा, एक जगह कई कोशिकाएं करके रुक जाएगी तो ये गुच्छिकाएं हो गई। क्या हो गई? गुच्छिकाएं हो गई। तो तंत्रिका कोशिका में कुछ उस प्रकार से ही होता है। ठीक है, हाँ सर स्लो चलिए प्लीज ठीक है, कुछ बच्चे करे फास्ट चलिए, कुछ बच्चे करे स्लो चलिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संवेदी अंग की, सेंसरी ऑर्गन की बात हम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर मनुष्य की बात करें, रिलेट करते चलिए,
रिलेट कीजिए मनुष्य से भी, क्योंकि आपको मनुष्य का भी पढ़ना होगा तो आपको याद होना चाहिए। अगर आप मनुष्य का याद नहीं करते हैं तब तो बहुत भारी दिक्कत है, बहुत भारी दिक्कत है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मनुष्य का भी याद होना चाहिए। कोकरोच का संवेदी अंग, पहले तो ये आपको जानना जरूरी है कि ये संवेदी अंग होता क्या है। संवेदी अंग का मतलब होता है जो हमें बाहरी सूचनाओं को प्रदान कराता है। अगर पड़ोस के यहाँ कुछ बन रहा है तो उसकी जानकारी हमें हो रही है, तो उसकी जानकारी किसके द्वारा हो रही है? सेंसरी ऑर्गन के द्वारा हो रही है। अगर बाहर मौसम ठंडा है या गर्म है, उसकी पहचान अगर हमें हो रही है तो वह किसके द्वारा? सेंसरी ऑर्गन के द्वारा हो रही है। ठीक है। बिना देखे अगर किसी चीज को आप छूते हैं तो आपको पता चलता है कि ये गर्म है या ठंडा है, वह किसके द्वारा पता चलता है? सेंसरी ऑर्गन के द्वारा पता चलता है। एक बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि एक सवाल है सर, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि जितना देर में आप ये बात लिखे कि एक सवाल है, उतना देर में चलिए, अब साउंड प्रॉब्लम नहीं होगा, देख लीजिएगा एक बार। अब बताइएगा आप लोग। हाँ, साउंड प्रॉब्लम आ रहा है जी। चलिए एक बार आप बताइएगा। चलिए, क्लियर हो गया? चलिए, सेंसरी ऑर्गन को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहां पे ये दिमाग मत लगा लीजिएगा, ये दिमाग मत लगा लीजिएगा कि यहां पे टॉपिक दिए हैं कोकरोच में जनन और बता रहे हैं सेंसरी ऑर्गन, वहां चित्र नहीं था, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। ये जो सूंड आप देख रहे हैं, ये जो आप सूंड देख रहे हैं, ये क्या है? ये है सेंसरी ऑर्गन। क्या है? ये है सेंसरी ऑर्गन जो आप सूंड देख रहे हैं। आप बोलिएगा ये क्या है? श्रृंगिकाएं, लिखिएगा श्रृंगिकाएं, यहां लिखेगा श्रृंगिकाएं है। ये क्या है? जो श्रृंगिकाएं क्या होती है? ये एक सेंसरी ऑर्गन होती है। ठीक है। हाँ, उसके बाद ये इसमें जो है, हाँ ठीक है सर, आगे बढ़िए। इसमें एक विशेष बातें है, अब तो सामने से नहीं दिखेगा, आपको यहां ले जाकर के दिखाएंगे। देखिए यहां पे, अगर मैं आपको यहां चल के दिखाऊं, यहां अगर दिखाऊं तो ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए इसमें क्या होता है? इसमें संयुक्त नेत्र पाया जाता है, इसमें कंपाउंड आई पाया जाता है, संयुक्त नेत्र, जो कि ये भी जो है एक तरह का सेंसरी ऑर्गन का काम करता है। ठीक है, ये भी एक सेंसरी ऑर्गन का काम करता है, बिल्कुल। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक इसमें बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक है, सेंसरी ऑर्गन, बिल्कुल सर, अपना सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से? हाँ, पीछे से पढ़ाइए सर, ओहो पीछे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, रुक जाइए, इसको हटाते हैं। कहां से छूटा था? हाँ आइए, चलिए यहां से पढ़ा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत? चलिए बढ़िया। सेंसरी ऑर्गन हम बता रहे थे, सुनिए ध्यान से, संवेदी अंग बता रहे थे, चलिए पीछे आ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ हाँ, कोकरोच का संवेदी अंग बता रहे हैं, रुक जाइए, कुछ बच्चे कह रहे पीछे से पढ़ाइए, ठीक है पीछे आ गए, अब कोई दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सेंसरी ऑर्गन होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए, बाहरी सूचनाएं जिसके द्वारा हमें प्राप्त होती है, पड़ोसी के यहां अगर कुछ अच्छा व्यंजक बन रहा है, उसकी सूचनाएं अगर हमें प्राप्त हो रही है तो वह सेंसरी ऑर्गन के द्वारा प्राप्त हो रही है। क्लियर? बाहरी वातावरण में किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो रही है, उसकी आभास हमें सेंसरी ऑर्गन के द्वारा होती है। ठीक है? अगर बिना देखे हम किसी चीज को स्पर्श करते हैं तो गर्म है या ठंडा है, सेंसरी ऑर्गन के द्वारा पता चलता है। ठीक है? हाँ, ये बात समझ गए। अब बात करते हैं कोकरोच में सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो श्रृंगिकाएं एक आपको बता दिए कि कोकरोच में, यहां लिख के जाइएगा कि कोकरोच में संवेदी अंग कौन कौन सी होती है? तो एक तो श्रृंगिकाएं महत्वपूर्ण है, श्रृंगिकाएं, इसके अतिरिक्त संयुक्त नेत्र, कैसा? संयुक्त, इसको ध्यान रखिएगा, संयुक्त नेत्र। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि संयुक्त नेत्र किसमें पाया जाता है, अभी यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब छोटे छोटे एक याद कीजिए आप लोग, जब हम मेला में जाते थे, कहां? मेला बाजार में जाते थे, तो एक वहां पे दूरबीन खरीदते थे, दूरबीन नहीं, आप 5 या 10 रुपया का वो लेंस टाइप का खरीदते थे, ऐसे नचा नचा कर देखते थे, ऐसे नचा नचा कर देखते थे। एक ही जो चित्र है, एक ही जो तस्वीर थी, वह कई भागों में आपको दिखाई पड़ती थी, बिल्कुल कई भागों में आपको दिखाई पड़ती थी। तो इस कोकरोच में क्या पाया जाता है? संयुक्त नेत्र पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? तो कहिएगा इसमें रोमक पाया जाता है। क्या? रोमक। ठीक है, इसमें अब लिखिएगा रोमक, रोमक। उसके बाद स्पर्श, स्पर्श लेबियम, स्पर्श लेबियम, लेबियम इत्यादि, इत्यादि संवेदी अंग होते हैं। इत्यादि क्या होते हैं? इत्यादि संवेदी, संवेदी अंग होते हैं, अंग होते हैं। ठीक है? हाँ, अब आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए कि संयुक्त नेत्र किसमें पाया जाता है, कंपाउंड आई किसमें पाया जाता है, तो सीधे बोलिएगा कोकरोच में संयुक्त आई पाया जाता है। अब यहां पे 2-3 बातें अभी और आपको ध्यान में रखनी होगी। क्या रखनी होगी? 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखना है कि श्रृंगिकाएं लेबियम और रोचक, श्रृंगिकाएं लेबियम और रोचक, ये तीनों जो है स्पर्श संवेदी अंग है। ये नोट में देके लिखिएगा, नोट में देके लिखिएगा। क्या क्या? 3 बातें याद रखिएगा। पहली चीज श्रृंगिकाएं, श्रृंगिकाएं, उसके बाद लेबियम, लेबियम स्पर्श, लेबियम स्पर्श, और कौन सा? और रोमक, कौन सा? यहां लिखे होंगे रोमक, रोमक स्पर्श, स्पर्श संवेदी अंग है, स्पर्श संवेदी अंग है, संवेदी अंग है। अब बताइए इस लाइन का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ, इस लाइन का मतलब आपको समझ में आया या नहीं? मैंने बोला श्रृंगिकाएं, लेबियम स्पर्श और रोमक स्पर्श, ये तीनों स्पर्श संवेदी अंग है। जैसे अगर आप मनुष्य की बात करते हैं तो मानव में नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा, ये पांचों के पांचों संवेदी अंग है। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें स्पर्श संवेदी अंग कौन सा है, तो आप कहिएगा त्वचा है, क्योंकि स्पर्श करने से त्वचा के द्वारा ही तो पता चलती है। अगर आपको सुनना है तो कान बंद हो जाएगा, या कान को सटा दीजिएगा तो सुन लीजिएगा? नहीं। ठीक है, तो जिसके द्वारा स्पर्श करके सूचनाएं या संवेदनाओं को प्राप्त किया जा सके, उसको कहते हैं स्पर्श संवेदी अंग। ठीक है? हाँ, रोमक क्या होता है? स्पर्शक होता है, उसके शरीर का भाग होता है। ठीक है? हाँ, क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाए, बोलिए, आगे बढ़ जाए, बोलिएगा तो बढ़ जाएंगे। हाँ,
लीजिए आगे बात करते हैं। लीजिए ये संयुक्त नेत्र यानी कंपाउंड नेत्र की बात करेंगे, कंपाउंड आई की बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कंपाउंड आई होता क्या है। सीधे क्वेश्चन अगर आपसे आता है कि संयुक्त नेत्र किसमें पाया जाता है, संयुक्त नेत्र तिलचट्टा में पाया जाता है। किसमें? तिलचट्टा में संयुक्त नेत्र पाया जाता है। ये कहां से आ गया जी, लो हाँ, यह संयुक्त नेत्र किसमें पाया जाता है? तो आप कहिएगा कि तिलचट्टा में संयुक्त नेत्र पाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी खासियत क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। नेत्र तो नेत्र होता है, ठीक है, आप लोग भी जानते हैं, बहुत फिजिक्स में आप लोग पढ़िएगा, नेत्र को निकाल निकाल करके अलग अलग करके पढ़िएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए फिजिक्स के यानी कि नेत्र से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछ ले। मानव नेत्र की स्पष्ट, हाँ नहीं स्पष्ट है सर, समय हो गया, लो जी। हाँ, संयुक्त नेत्र क्या होता है वही तो बता रहे हैं, रुकिए, हाँ वही बता रहे हैं। देखिए संयुक्त नेत्र क्या होता है, एक ही नेत्र में कई नेत्र, एक ही नेत्र में कई नेत्र, जिसमें एक ही साथ एक वस्तु का कई प्रतिबिंब तैयार हो जाना। जैसे अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं, जैसे हमको आप देख रहे हैं, तो हम कितने दिख रहे हैं, हम कितना दिख रहे हैं, हम अकेले दिख रहे हैं, एक ही हमारा प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको हम देखेंगे तो हमारी आंखों द्वारा आपका एक ही प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन संयुक्त नेत्र जिसमें होगा एक साथ एक ही वस्तु का कई प्रतिबिंब बना लेगा। और ये किसमें पाया जाता है? तिलचट्टा में पाया जाता है। किसमें? तिलचट्टा में पाया जाता है। तो बात यहां से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। प्रत्येक संयुक्त नेत्र में क्या बोलिएगा, इसमें प्रत्येक संयुक्त, या सीधे लिखे जाइए, संयुक्त नेत्र में, संयुक्त नेत्र में क्या होता है, संयुक्त नेत्र में लगभग 2000, कितने, लगभग 2000 का जीरो रहेगा जी, 2000 पर 2 गो कि 3 गो, 2000 नेत्रांश है। क्या? 2000 ने षष्ठ कोणीय लिख के जाइएगा, हाँ 2000 षट कोणीय नेत्रांशक, षट कोणीय, षट कोणीय नेत्रांशक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। कितने? लगभग 2000, कितना? लगभग 2000 नेत्रांशक पाए जाते हैं। और इसी नेत्रांशक के कारण, इसी में लिखेगा, इसी नेत्रांशक के कारण, इसी नेत्रांशक के कारण, नेत्रांशक के कारण ठीक है जी, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्या दिक्कत है। इसी नेत्रांशक के कारण, इसी नेत्रांशक के कारण केचुआ कर रहे हैं तिलचट्टा में कॉकरोच में क्या होती है, एक इसमें दृष्टि पाई जाती है जिसको कहते हैं मोजेक दृष्टि। क्या बोलते हैं? मोजेक दृष्टि, ठीक है। हाँ, इसी को नेत्रांशक के कारण कॉकरोच में कौन सी दृष्टि होती है? तो कहिएगा मोजेक दृष्टि। कौन सा? मोजेक दृष्टि पाई जाती है, ठीक है। मोजेक दृष्टि पाई जाती है, दृष्टि पाई जाती है। एक क्वेश्चन और बन गया एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ पे कि मोजेक दृष्टि किसमें पाई जाती है। और दूसरा क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा, आपके मन में यह चल रहा होगा कि यह मोजेक दृष्टि होती क्या है। ठीक है, ये मोजेक दृष्टि होती क्या? देखिए, षट कोणीय नेत्रांशक पाए जाते हैं और इसी षट कोणीय कितना 2000, कितना 2000 षट कोणीय नेत्रांशक पाए जाने के कारण इसमें कौन सी दृष्टि पाई जाती है? मोजेक दृष्टि पाई जाती है। अब बात करेंगे हम लोग कि ये मोजेक दृष्टि होती क्या है, मोजेक दृष्टि होती क्या है। ठीक है, चलिए अब मोजेक दृष्टि की बात करेंगे। अब तो यहां आप लोग देख लीजिए, ये हो गया आंख,
ये हो गया आंख। और इस आंख में क्या कंपाउंड आंख यानी कंपाउंड आई संयुक्त आंख पाए जाते हैं। इसमें लगभग 2000, प्रत्येक की बात हो रही है, यहां नहीं लिखे हैं, ठीक है, यहां नहीं लिखे हैं, कहिएगा तो लिख देंगे, लिख लीजिएगा प्रत्येक। प्रत्येक आंख में दूगो है ना जी, तो इसमें प्रत्येक लिख लीजिएगा। प्रत्येक आंख में या प्रत्येक संयुक्त नेत्र में लगभग 2000 षटकोणीय नेत्रांशक पाए जाते हैं। इसका मतलब हुआ दोनों मिलाकर के 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4000। अब बात करते हैं कि मोजेक दृष्टि क्या होता है। यहां देखते हैं, अगर हम बात करें किसकी, मोजेक दृष्टि की बात करते हैं। लीजिए मोजेक दृष्टि, मोजेक दृष्टि क्या होता है, मोजेक दृष्टि क्या होता है, इसकी हम बातें करेंगे। किसी को पता है, किसी को पता है मोजेक दृष्टि क्या होता है? बताइए, किसी को पता हो तो जल्दी से बताइए, मोजेक दृष्टि क्या होता है, इसका मतलब क्या है? हाँ, कितने ऐसे बच्चे हैं जो बता सकते हैं मोजेक दृष्टि? एक भी बच्चा हो तो बताइए, मोजेक दृष्टि क्या होता है? हाँ, मोजेक दृष्टि वाट, वाह क्या बात है, आप लगा दिए। मोजेक दृष्टि वाणी वाट। कोकरोच को एक वस्तु, है ना, अभी बता रहे थे आप लोगों को कि कोकरोच को एक वस्तु की अनेकों छाया प्रतियां प्राप्त होती है। यानी एक साथ में एक वस्तु का अनेकों छाया प्रति किसको, कोकरोच को प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार की जो दृष्टि होती है उसको कहते हैं मोजेक दृष्टि। क्या कहते हैं? मोजेक दृष्टि। और ये खास करके रात्रि के समय में होती है, इसलिए इसको रात्रि दृष्टि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रात्रि दृष्टि भी कहा जाता है। तो यहां से लिखना शुरू करेंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे, सारे लोग लिखना शुरू करेंगे बाबू यहां से। चलिए आइए यहां से शुरुआत करते हैं लिखना। आप बोलिएगा कि कोकरोच में, कहा कॉकरोच, कॉकरोच में ठीक है, चलिए कॉकरोच को एक वस्तु, कॉकरोच को एक वस्तु की अनेक, एक वस्तु की अनेक प्रति, अनेक क्या बोलेंगे, अनेक छाया प्रतियां दिखाई पड़ती है। छाया, अनेक छाया प्रतियां दिखाई पड़ती है, प्रतियां दिखाई पड़ती है, ठीक है, अनेक छाया प्रतियां दिखाई पड़ती है, इस प्रकार के दृष्टि को, इस प्रकार के दृष्टि को, इस प्रकार के दृष्टि को क्या कहते हैं? इस प्रकार के दृष्टि को मोजेक दृष्टि, क्या कहते हैं? मोजेक दृष्टि कहा जाता है, मोजेक दृष्टि कहा जाता है। बोलिए, कहा जाता है। समझ में आया नहीं आया? बोलिए, कहा जाता है। मोजेक दृष्टि आपको समझ में आ गया? मोजेक दृष्टि क्या होता है? तो अगर एक वस्तु की अनेकों प्रतिलिपियां या अनेकों छाया प्रतियां प्राप्त हो जाए तो उसको कहते हैं मोजेक दृष्टि। क्या कहते हैं? मोजेक दृष्टि। अब इसी में आपको लिखना है कि चूंकि, लिखेगा चूंकि इस प्रकार की जो परिस्थितियां है, चूंकि यह रात्रि के समय में ना, बोलिएगा चूंकि यह दृष्टि रात्रि के समय, कब? रात्रि के समय होती है, रात्रि के समय होती है, रात्रि के समय होती है। अतः इन्हें रात्रि दृष्टि, क्या कहते हैं? अतः इन्हें रात्रि दृष्टि भी कहा जाता है, ठीक है। अतः इन्हें रात्रि दृष्टि भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, अतः इन्हें रात्रि दृष्टि भी कहा जाता है, ठीक है। खत्म कर दें? बोलिए, खत्म हो जाएगा। लीजिए अब बात करते हैं, जनन तंत्र की बात करते हैं, ठीक है। जनन तंत्र की बात करते हैं, नर और मादा। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मेल, क्या हो गया? मेल यानी नर का है,
और ये है मादा का। ठीक है, ये है मादा का और ये है नर का। क्लियर? हाँ, आगे बढ़ जा। अब इसकी हम बात कर लेंगे, थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा फास्ट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे तिलचट्टे का नर जनन तंत्र की हम बात करने वाले हैं। तिलचट्टा का नर जनन तंत्र, ध्यान दीजिएगा, तिलचट्टा का नर जनन तंत्र, इसमें क्या क्या पाया जाता है तो आपको पता होगा। नर जनन तंत्र जब आएगा तो निश्चित रूप से उसमें वृषण होगा, वृषण कोष होगा, है ना, शुक्रवाहिका होगी, है ना, शुक्राशय होगा। ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। क्लियर? अब यहां पे मेन पॉइंट जो जानना है उसको आप ध्यान से समझिए। जैसे अगर मनुष्य का आएगा, जैसे अभी इसके बाद जब फ्रॉग पढ़िएगा वहां भी आपको जनन तंत्र पढ़ना है। वहां तो आप लोगों को नहीं पढ़ा है केंचुआ में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता रहे हैं। मनुष्य में क्या करके पढ़ाएंगे? दृष्टि, हाँ बिल्कुल, मोजक दृष्टि को रात्रि दृष्टि कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां बात करते हैं कि मादा में, मादा जननांग में अगर बात करें तो अंडाशय होगा, अंडवाहिनी होगा। ठीक है, ये किसका है? नर का है। पहले नर का बात कर लेते हैं। ठीक है, नर वाला में क्या होगा जी गुरु जी? क्लियर है, आगे बढ़िए। ठीक है, अगर नर वाला हम बात करें तो नर वाला में क्या क्या होगा बोलिए। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, नर जनन तंत्र में क्या क्या पाया जाएगा? अंडाशय, कितने अंडाशय होगा। ठीक है, हाँ चलिए, अंडाशय, अंडाशय होगा, और क्या होगा? अंडवाहिनी होगा, अंडवाहिनी होगा, है ना जी, अंडवाहिनी होगा। और क्या होगा? पूरा अस्त ग्रंथि भी आपको, सॉरी ये नर का है ना जी, है नर का है तो वृषण ना होगा, वृषण ना होगा, वृषण, हाँ वृषण, वृषण कोष, वृषण, वृषण कोष, वृषण कोष, शुक्रवाहिका, शुक्राशय लिख देते हैं पहले, शुक्राशय, शुक्रवाहिका, ठीक है, शुक्रवाहिका, है ना, ये सब पाई जाएगी। साथ ही साथ इसमें और क्या मिल जाएगा आपको? पूरा अस्त ग्रंथि भी मिलेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेड, प्रोस्टेड ग्लैंड, प्रोस्टेड ग्लैंड। तो ये सारी चीजें नर वाला में पाई जाएगी, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, चित्र के साथ आपको कहां पढ़ना है? आप सीधे राणा टिग्रीना फ्रॉग में पढ़ लेंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। क्लियर? हाँ, सारा चीज वहां पे क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे तस्वीर में देख लीजिएगा क्या क्या है। वृषण है, ठीक है, शिश्नीय ग्रंथि है, उसके बाद शुक्राशय है, शुक्रवाहिका है, स्खलन वाहिनियां है, और बात करें इसमें कुट शिश्न भी यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया नर जनन तंत्र का, किसका? नर जनन तंत्र का। ठीक इसी प्रकार से अगर मादा जनन तंत्र की बात करें, किसकी? अगर हम मादा जनन तंत्र की बात करें तो मादा में भी ठीक आप लोग इसी प्रकार से देखिएगा, ठीक इसी प्रकार से आप लोग देखिएगा कि उसमें भी आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो आपको देखने को मिल जाएगा अंडाशय, क्या मिलेगा? अंडाशय देखने को मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा बोलिए? एक तो आप यहां लिख लेंगे अंडाशय मिलेगा, अंडाशय, ये जोड़ा में मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, कितना जोड़ा में मिलेगा। हाँ गजब था, गजब था, वाह गजब था। हाँ, एक बच्चे कह रहा है कि आज का क्लास गजब था। अंडाशय मिलेगा, जोड़ा में मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा? अंडवाहिनी मिलेगा, अंडवाहिनी देखने को मिलेगा, अंडवाहिनी, और क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा बोलिए जल्दी से? अंडवाहिनी के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? जल्दी से बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, अंडवाहिनी के बाद क्या मिलेगा? हाँ, श्लेष्मिक ग्रंथियां भी देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ, शुक्र ग्राहिका मिलेगी, ठीक है। चलिए, शुक्राणुओं को जो ग्रहण करेगा शुक्र ग्राहिका देखने को मिलेगा, शुक्र ग्राहिका, और साथ ही साथ जो है सहायक ग्रंथियां भी मिलेगी, श्लेष्मिक, श्लेष्मिक, श्लेष्मिक ग्रंथियां, ठीक है, श्लेष्मिक ग्रंथि भी आपको देखने को मिलेगी, जो किस रूप में सहायता करेगी? तो कहिएगा सहायक ग्रंथि। कैसी? सहायक ग्रंथि के रूप में कार्य करेगी। क्लियर? तो ये चीज हुआ आज के क्लास में और पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, जो कि यहां पे देख रहे हैं अंडाशय है, अंडवाहिनी है, सामान्य अंडवाहिनी, इसकी भी बात करेंगे, श्लेषक ग्रंथि या श्लेष्मिका ग्रंथि, फिर जनन कक्ष मिलेगा, उसके बाद जनन कोष्ठक आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया नर और मादा दोनों का समापन। ठीक है, तो आज जो है पूरा जो है तिलचट्टा समाप्त हो गया। एक
एक दो क्लास में आप उसको समाप्त कर लिए थे, किसको, केचुआ को समाप्त कर लिए थे, और दो क्लास में आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा जो है तिलचट्टा समाप्त हो गया। दो क्लास और लगेगा, मेढक समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्लियर, बोलिए क्लियर हुआ, बोलिए जल्दी से, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये आपका परिवर्तन बैच, ठीक है। चलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे, समाप्त हो गया, एकदम रहने देते हैं ठीक है। हाँ चलिए, बाकी आप लोग बताइए क्लास कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर कीजिएगा जरूर, और अटेंडेंस लगाना ना भूलिएगा, सारे लोग जो है लाइक करके ही जाइएगा। और जो भी बच्चे अभी तक क्लास में इनरोल नहीं हुए हैं, जल्दी से आप जो है इनरोल हो जाइए। पूरा जो आपको 1200 में ये क्लास मिलेगा, दिए गए नंबर पे आप क्या करेंगे, कॉल करके, और जो भी इशू है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ क्लियर है, आगे बढ़िए और आगे बढ़िए अब आगे नहीं बढ़ना है, अब आगे जो है कल के क्लास में फ्रॉग पढ़ेंगे, मेढक पढ़ेंगे, और आप लोग मेढक से पहले से परिचित है, लेकिन फिर भी आपको क्लास देखना है, क्योंकि बहुत मजा आएगा मेढक वाला में। आप मेढक का उसमें जो है आपको नर और मादा दोनों का चित्र बना करके हम पूरा जो है उसका एक्सप्लेन करेंगे, दो क्लास में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं ना जी, हाँ तो आप पूछ सकते हैं। चलिए हाँ निखिल यादव पूछ लीजिए ज्ञान प्रकाश पूछ रहे, तितलियों में भी संयुक्त नेत्र होता है क्या? जी नहीं। चलिए क्वेश्चन पूछिए, आपका नाम हम लेके क्या करेंगे बताइए नाम लेंगे, बताइए, आप सभी लोगों का नाम लेंगे तो उससे क्या आपको क्या बेनिफिट मिलेगा बताइए। क्वेश्चन पूछिए जो पूछना है, या जो डाउट आपके पूछना है मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है चलिए, एक बच्चे कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे गुरुजी, मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है। रोशनी कुमारी, ओहो आप सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते हैं, देख लिए, चलिए बताइए। हाँ देख लिए, बताइए। हाँ रोशनी कुमारी, आप मेरा कमेंट कभी नहीं पढ़ते हैं चलिए, इसमें रोने की कोई बात नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं, देख लिए। चलिए, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, कोई बात नहीं, आइए क्लास से जुड़िए, पर डे जुड़िए, लाइव क्लास से मजा आएगा। हाँ चलिए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद तिलचट्टा में जनन होता है सर? हाँ एकदम होता है जनन, जनन नहीं होगा तो मर खत्म ना हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। बिना जनन का कोई अगर जीव है तो उसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा ना एक दिन एक दिन, हाँ इसलिए जनन होता है। बुक वुक नहीं रखते हैं आप लोग, बुक वुक नहीं रखते हैं, बुक रखिएगा तब ना पता चलेगा गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं ठीक है। हाँ 78 पे बात कर लो मतलब, चलिए ठीक है, ठीक है, तब मिलते हैं कल के क्लास में बिल्कुल इसी टाइम, शाम के 4 बजे, ठीक है। हम आपका इंतजार करेंगे, आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। आपका नाम क्या है, क्या है, हमसे पूछ रहे हैं कितने बजे से होता है? ओ सर क्लास कितने, शाम के 4 बजे से क्लास होता है बायोलॉजी का, ठीक है। चलिए, अरफान की इरफान है, इरफान कमेंट कहाँ तो चला गया, हैप्पी बर्थडे आपको इरफान जी बोल रहे हैं मेरा बर्थडे है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। हाँ सर, आप किसी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं देते हैं तो फिर आप पूछ लीजिएगा, क्या दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ अरे इतना फास्ट चलता है ना कमेंट कि अब मान के चलिए कि अगर सारे बच्चों के कमेंट अगर वहां देख करके क्वेश्चन के आंसर का जवाब देना शुरू कर दे तो ये टॉपिक आगे नहीं बढ़ पाएगा बाबू, ये बात को समझा कीजिए, ये टॉपिक फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, प्रयास करते हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं कि आपके हर सवाल का जवाब दे दे, फिर भी कुछ अगर छूट जाता है तो आपसे हम निवेदन करेंगे कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, या दिए गए जो नंबर है उस पर आप जो है मैसेज कर दीजिएगा, उसका जवाब हम अगले दिन देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है जी संजय गुप्ता, धन्यवाद चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में शाम के 4 बजे,
हाँ, हर रोज की तरह एकदम जोश और जुनून के साथ आप सबके बीच आएंगे। आप सभी लोग जरूर आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं कल के क्लास में।